सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कोटेशन है कि फियर इज एन इंडिकेटर दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी काम को कर रहे हो और उससे पहले आपको डर सता रहा है, आपको भय लग रहा है, तो निश्चित मानिएगा कि एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। हम बहुत सारे कामों को इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर हमेशा डर पनपता है। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन की भी तैयारी के अंदर जब हम देखते हैं कि लाखों बच्चों वहां पर तैयारी कर रहे हैं, तो इन लाखों की भीड़ के अंदर हम कैसे अपने आप को प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा कि उस समय पर यदि आपके साहस और आत्मविश्वास ने उस डर को परास्त कर दिया, तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि डर के आगे जीत है। अर्थात काम करने से पहले जिस प्रकार से फियर, डर, भय आपको इंडिकेट करता है कि एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, ठीक उसी प्रकार से कौन अम्ल है, कौन क्षार है, इसकी पहचान भी इंडिकेटर कुछ होते हैं जो करते हैं। और आज दोस्तों हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम भी इंडिकेटर अर्थात सूचक है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोज आपको मैंने पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बता रहा हूं ऐसे इंडिकेटर, ऐसे सूचक जो खुद ही बता देंगे कि कौन होता है अम्ल और कौन होते हैं क्षार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। रीड सीटेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। रीड के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के अंदर दिया हुआ है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप यदि इस पूरे टॉपिक को पढ़ लोगे तो निश्चित तौर पर वहां पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे सामान्यतः अम्ल, क्षार, लवण पढ़ तो लेते हैं लेकिन इंडिकेटर को छोड़ देते हैं। जबकि आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के अंदर इतना बेहद अच्छे तरीके से इस इंडिकेटर को अम्ल, क्षार, लवण में समझाया हुआ है। और यदि हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो आपके सवाल वहां पर सही नहीं होंगे। सीटेट के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। रीड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर चूंकि अम्ल, क्षार, लवण टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं? तो देखो, ये जो सूचक है, जैसा कि तेरा नाम, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। सूचना देना वाला तेरा नाम सूचक। तो ये होते क्या है सूचक? तो ये एक्चुअल में जो अम्ल और क्षार की जो पहचान करते हैं, एक्चुअल में वो वाले जो सूचक होते हैं, ये रंग होते हैं जिन्हें डाई बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये रंग होते हैं। सूचक क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले सूचक की बात कर रहे हैं आज हम। तो ये रंग होते हैं, डाई होते हैं, ये रंग होते हैं। और आप कहोगे ये जब रंग होते हैं तो क्या करते हैं? अम्ल या क्षार के संपर्क में जब ये आते हैं ये सूचक, तो अपने रंगों को परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर बात लिखी कि ये रंग होते हैं अर्थात ये डाई होते हैं। रंग का मतलब क्या होता है? ये डाई। तो रंग अर्थात डाई होते हैं। जो अम्ल व क्षार, जो अम्ल व क्षार के संपर्क में आने पर रंगों में परिवर्तन, अपने रंगों में चेंज कर लेते हैं, रंगों में परिवर्तन करके अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल व क्षार की पहचान करते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी कि यहां पर सूचक क्या होते हैं। तो यहां पर मैंने बताया था कि सूचक क्या होते हैं? डाई होते हैं। जो अम्ल व क्षार के संपर्क में जब ये आते हैं, उनके साथ जब इनको रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अपने रंगों को परिवर्तित कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो सूचक है ये क्या होते हैं? तो सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। दो प्रकार के होते हैं सूचक। तो अम्ल और क्षार के सूचक की बात कर रहे हैं आज। और आप एक बार यदि इस वीडियो को पढ़ लोगे तो आपको कभी भी अम्ल व क्षार में सूचक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं टेबुलेशन फॉर्म के अंदर
बहुत ही रोचक ढंग से आपको ये पूरा समझा रहा हूं, और पूरी टेबल यदि आपको याद हो जाती है तो आप ये मानिएगा कि आपका क्वेश्चन किसी भी मायने के अंदर गलत नहीं होगा। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, नेचुरल प्राकृतिक सूचक, और एक होते हैं संश्लेषित, इनको बोलते हैं सिंथेटिक संश्लेषित सूचक। तो सूचक की यदि बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बार उतार लीजिएगा जल्दी से, ये सूचक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक आपके होते हैं संश्लेषित सूचक। आगे देखो, आगे देखो आप, मैं यहां पर टेबल बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बच्चे सामान्यतः इसको नजरअंदाज कर देते हैं। और आप देखिएगा पढ़ाई में भी बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में संपूर्ण पढ़ाई को, मैं बार बार इस शब्द को हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, क्योंकि यही मुख्य चीज है जो आपको परीक्षा के अंदर श्रेष्ठतम बनाएगी और आपको स्थापित करेगी, वो है संपूर्ण पढ़ाई करना। पढ़ाई तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चे पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे। कारण उसका यह है कि संपूर्णता जो होती है पढ़ाई के अंदर उसको वो नहीं पा रहे। और यही कारण है कि परीक्षा के अंदर जब जाते तो सोचते हैं न जाने कहां से आ गए, ये सवाल तो देखा ही नहीं कि सवाल बढ़ कहां से गया। अरे बढ़ कहां से गया, तुमने उस टॉपिक को ढंग से पढ़ा ही नहीं, सवाल तो उस टॉपिक में से बना है। आप सोचिएगा जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो सवाल कठिन होता ही नहीं है, फिर जो बच्चा नहीं पढ़ता वो हमेशा तरह तरह के बहाने लेता है, पता नहीं कठिन आ गया, मैंने पढ़ा उसमें से आया नहीं। तूने पढ़ा क्या था रे, तूने पढ़ा था वो बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा था, उससे कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो पूरा पढ़ लेता उस टॉपिक को ढंग से, तो सवाल तेरा भी वहां पर सही हो जाता। अच्छा, अब यदि अपन सूचक की बात करें तो मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, सूचक का नाम, एक टेबल बना रहा हूं मैं, उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सूचक का नाम, प्राकृतिक रंग, उस सूचक का यह भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक रंग कैसा होता है। अगला बात कर रहा हूं मैं, अम्ल में उसका रंग कैसा हो जाएगा, जब वो सूचक अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, और क्षार के संपर्क में जब आएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो यहां पर अरे मर्रे कड़ा, ये कैसे हो गया ये क्षार, क्षार के संपर्क में जब आएगा तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो देखो यहां पर सूचक का नाम, सबसे पहले यदि अपन सूचक की बात करें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लिटमस। लिटमस जो होता है इसका प्राकृतिक जो रंग होता है लिटमस का, वो होता है पर्पल, अर्थात बैंगनी, गनी बैंगनी, बैंगनी रंग होता है। और आपको यदि कभी मैंने आप लोग जब अम्ल के अंदर पहला वीडियो, अम्ल का पार्ट नंबर 1, उसके अंदर याद करवाया था अनिल, जिन बच्चों को जिनने वीडियो देखा होगा उनको पता भी होगा, अनिल अर्थात अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल। तो इसका रंग, प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी। लिटमस यदि बात करें, डायरेक्ट कोई लिटमस कहता है तो उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और जैसे वो अम्ल के संपर्क में आता है तो बताओ उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। और क्षार के संपर्क में उसका रंग नीला ही रहता है, ब्लू ही रहता है। अंग्रेजी में लिखूं तो इसको लिख दूं रेड, और इसको क्या लिख दूं मैं, ब्लू। तो पहला क्वेश्चन, लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी। लिटमस जब अम्ल के संपर्क में आता है, सिंपल लिटमस बोल रहा है वो, लाल लिटमस, नीला लिटमस नहीं बोल रहा, सिंपल लिटमस बोल रहा है कि अम्ल के संपर्क में आता है तो रंग कैसा हो जाता है, लाल, उस लिटमस का। और यदि लिटमस क्षार के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा रहता है, नीला। तो ये आपको याद रहे लिटमस के बारे में। तो लिटमस जो है इसका रंग बैंगनी, जिसको अपन सामान्यतः नीला भी बोल देते हैं, तो पर्पल कलर होता है। अच्छा, इसके बाद में लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, हिंदी में बोले लिटमस विलियन, लिटमस विलियन, लिटमस विलियन या लिटमस सॉल्यूशन, ये भी पर्पल कलर का होता है। बैंगनी का मतलब होता है पर्पल, पर्पल एक्चुअल में नीले का जैसा है बैंगनी, तो इसका कलर भी बैंगनी होता है। तो यहां पे लिख देता हूं बैंगनी, सेम है ये, बैंगनी या पर्पल। और वही आएगा यहां पर लाल, और यहां पर क्या लिखोगे, नीला। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, ये लिटमस सॉल्यूशन के लिए अपन बात करें, बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिलता है। अभी मैं अलग से लिखवा दूंगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है ये थैलोफाइटा एक समूह है, उसके लाइकेन जो पौधा होता है उससे मिलता है लिटमस सॉल्यूशन। और इसका प्राकृतिक रंग वही पर्पल होता है,
अम्ल के संपर्क में जब लिटमस सॉल्यूशन आएगा तो वही लाल और क्षार के में नीला। तो ये दोनों मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे, लिटमस लिटमस शब्द आ रहे हैं और प्राकृतिक रंग दोनों के बैंगनी बैंगनी सारणी याद हो रही है। और इधर लाल नीला याद भी कैसे रखोगे, अम्ल नीले को लाल, तो अम्ल क्या कर देता है नीला ही एक तरह से, नीले को क्या कर देता है लाल, इधर लाल इधर क्या कर दोगे नीला। तो ये आपके यहां पर हो गया लिटमस सॉल्यूशन। इसके बाद में आगे नंबर 3 और नंबर 3 पर अपन कर रहे हैं वो है लाल पत्ता गोभी। लाल, ये देखो वो सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान करा रहे हैं। लाल पत्ता, ये पत्ता गोभी, रेड कैबेज बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोले तो बोले रेड कैबेज। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेड कैबेज कहते हैं। तो ये जो लाल पत्ता गोभी है इसका प्राकृतिक रंग कैसा होगा, लाल, नाम इसका लाल पत्ता गोभी, तो प्राकृतिक रंग तो लाल। अम्ल के संपर्क में आती है तो ये लाल ही रहती है, तो याद रहेगा लाल 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 लाल। लेकिन क्षार के संपर्क में आती है तो आप कहोगे गुरुजी इसका रंग हो जाता है हरी, क्योंकि अपन कौन सी पत्ता गोभी खाते हैं, हरी पत्ता गोभी। तो याद रहे लाल लाल और लास्ट में क्या कर देना, हरी कर देना। तो लाल पत्ता गोभी का प्राकृतिक रंग लाल होता है, अम्ल के संपर्क में आने पर इसका रंग लाल ही रहता है, लेकिन क्षार के संपर्क में आने पर अगली हरी पड़ जाती है। तो ये यहां पर आपको 3 मैंने आपको सूचक पढ़ा दिए, एक पढ़ा है लिटमस, एक पढ़ा है लिटमस विलियम और एक पढ़ा है लाल पत्ता गोभी। आगे देखो आगे कौन कौन से सूचक और यहां पर अपन ले रहे हैं। तो यहां पर मैं इस सारणी को मिटा रहा हूं, तो सारणी जो है इससे आपको बहुत ही इजी रहेगा, जिससे कि आपको सूचक याद रह जाए कि सूचक जो है इसका प्राकृतिक रंग क्या होता है, और उसके अलावा ये जो सूचक है, ये सूचक जो है ये अम्ल और क्षार में कौन कौन से रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये 3 सूचक के बाद में अगला सूचक लेके आ रहे हैं अपन चौथा जो सूचक है उस सूचक का नाम है हल्दी। हल्दी टर्मेरिक बोलते भी है, विको टर्मेरिक क्रीम आयुर्वेदिक क्रीम है, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन की बूंदे इसमें समाये है, विको टर्मेरिक क्रीम आती है, हल्दी टर्मेरिक, हल्दी को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। प्राकृतिक रंग हल्दी का सभी अपन जानते हैं कैसा होता है, पीला, येलो। तो ये जो हल्दी है ये अम्ल के संपर्क में आती है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पीली रहती है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन कलर, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और क्षार के संपर्क में जब हल्दी आती है तो ये लाल रंग की हो जाती है। कौन से रंग की, लाल रंग की। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब सर्दी में जुकाम लग जाती है तो कहते हैं गरम गरम कड़ी पी भाई, गरम गरम कड़ी पी। और जब गरम गरम कड़ी अपन को कटोरी में ले लेते हैं तो जोर से जब सबड़ते हैं तो कई बार तो टपक जी है कड़ी, जोर से सबड़ने में टपक जी है और कपड़ा जो है ये कड़ी से गीला हो जी है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, कपड़े को ले जाके जब साबुन से धोते, अब साबुन क्या है, क्षारीय है, जैसे ही कड़ी वाला कपड़ा, इस पे कड़ी पड़ी हुई है, कड़ी वाले कपड़े को जब साबुन से धोते हैं, साबुन है क्षारीय, धोते ही बताओ कैसा रंग हो जाता है उस कपड़े का, लाल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखो कड़ी जो है ये क्षार के संपर्क में आते ही कैसे रंग की हो जाती है, लाल। फिर उसको अपन वापस धो देते हैं, अर्थात साफ पानी से वापस धो देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षार हट जाता है, साबुन हट जाता है और उसका रंग वापस कैसा रहता है, पीला रहता है। तो बहुत देर तक जब रगड़ते हैं, जब धीरे धीरे वो पीलापन उसका खत्म होता है। तो कड़ी वाला जो कपड़ा है उसको साबुन से धोने पर, साबुन का मतलब क्षार से धोने पर उस कपड़े का रंग कैसा हो जाता है, धोते धोते देखना कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और यदि वापस साफ पानी से धोते हैं अर्थात साबुन को हटा दे तो उसका रंग वापस कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अच्छा, अगला जो है 5वां जो सूचक है उसका नाम है हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया, और ये जो हाइड्रेजिया है ये जो सूचक होता है ये इसका प्राकृतिक रंग होता है ब्लू, अर्थात नीला ही होता है। और अम्ल के संपर्क में हल्दी की तरह इसके रंग में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात जब हाइड्रेजिया अम्ल के संपर्क में आता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, रंग उसका ब्लू ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन क्षार के संपर्क में, हाइड्रेजिया जब क्षार के संपर्क में आता है तो ऐसी स्थिति में इसका रंग गुलाबी, गुलाबी अंग्रेजी में बोले तो पिंक कलर का हो जाता है। हाइड्रेजिया प्राकृतिक रंग नीला होता है,
अम्ल के संपर्क में हल्दी की तरह रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ब्लू ही रहता है, लेकिन क्षार के संपर्क में आने पर पिंक हो जाता है। तो याद रखना बच्चों, याद करा रहा हूं, हल्दी भी है, हाइड्रेजेरिया भी है वाले जो है इनके अम्ल के संपर्क में, दोनों है वाले इनके अम्ल के संपर्क में इनका रंग वैसा का वैसा ही रहता है जो इनका नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंग होता है, अर्थात पीला नीला, यहां पर भी पीला नीला। लेकिन क्षार के संपर्क में दोनों ही अपने रंग को चेंज कर लेते हैं। हल्दी जो है ये क्षार के संपर्क में आने पर लाल होती है और हाइड्रेजिया पिंक हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में छठे नंबर का सूचक अपन पढ़ रहे हैं और उसका नाम है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज ये छठे नंबर का सूचक है। जैसा इसका नाम ऑरेंज, तो ऑरेंज है, तो बताइए इसका जो प्राकृतिक रंग होगा वो कैसा होगा? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? रंगी, नारंगी का कलर होता है। रंगी पूरा बोले तो क्या होगा? नारंगी। और ये जो मैथिल ऑरेंज है एसिड के संपर्क में आती है, तो ऐसी स्थिति में इसका रंग रेड, और क्षार के संपर्क में मैथिल ऑरेंज को लाते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? येलो। तो याद रहे, मैथिल ऑरेंज का प्राकृतिक रंग ऑरेंज होता है, नारंगी का जैसा होता है। अम्ल के संपर्क में मैथिल ऑरेंज को लाने पर इसका रंग लाल, और बेस अर्थात क्षार के संपर्क में लाने पर इसका रंग येलो हो जाता है। अगला जो सूचक है नंबर 7, फिनोल्फथैलीन। इसलिए मैंने बच्चों ये सारणी के रूप में बांधा है ताकि आपको इजी हो जाए, नहीं तो आप ऐसे डिटेल के अंदर पढ़ोगे तो दिक्कत आती है। फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन जो होता है इसका प्राकृतिक रंग होता है कलरलेस, रंगहीन। जैसे पानी होता है इसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस। तो हिंदी में बोले तो रंगहीन, रंगहीन होता है। तो फिनोल्फथैलीन का प्राकृतिक जो रंग होता है रंगीन होता है। एसिड के प्रभाव में आने पर इसका रंग रंगीन ही रहता है, बदलता नहीं है। रंगीन ही, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है इसके रंग में। अब आप देखो इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन फिनोल्फथैलीन को क्षार के संपर्क में लाने पर इसका रंग पिंक हो जाता है, अर्थात गुलाबी पिंक, कुछ भी लिख दो एक ही बात है। तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ये जो दोनों के दोनों है, यहीं पर मैं बता दूं, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन दोनों के दोनों संश्लेषित सूचक हैं। दोनों के दोनों कैसे सूचक हैं? संश्लेषित सूचक। तो याद रखना ये दोनों के दोनों, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन दोनों के दोनों संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो ये अपन ने यहां पर पढ़े सूचक, और सूचक में भी दो प्रकार के, एक थे प्राकृतिक और ये दोनों कौन से में आ गए? संश्लेषित। और इनका प्राकृतिक रंग क्या होता है, अम्ल के प्रभाव में इनका रंग कैसा रहता है, और क्षार के प्रभाव में इनका रंग कैसा रहता है। अच्छा, इसके बाद में अपन और आगे बढ़े तो इस सारणी में तो यहां पर ये 7 सूचक जो अपन ने पढ़े, इसमें एक आया था लिटमस विलियन। मैंने आपको वहां पर बोल तो दिया था कि लिटमस विलियन क्या होता है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिलता है। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो कई सारे बच्चे जब नोट्स बनाते हैं इसके तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उससे आपको क्या है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और मैं आपको इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ताकि आपको इजी रहेगा। तो यहां पर मैं बता रहा हूं लिटमस विलियन जो है उसके बारे में एक बात, तो सारणी के बाद में एक नोट लिख रहे हैं। लिटमस विलियन, लिटमस विलियन के बारे में क्वेश्चन आता है कि लिटमस विलियन थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। समूह के लाइकेन, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। पहली बात, पौधे से प्राप्त होता है। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि लिटमस विलियन कहां से प्राप्त होता है। तो याद रहेगा यह एक प्राकृतिक सूचक है, बैंगनी रंग का होता है ये, और थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से मिलता है। इसके बाद में सेकंड नोट, दूसरी बात अपन क्या कर रहे हैं, और वह है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक भी होते हैं जो गंध के द्वारा सूचना देते हैं कि अम्ल के क्षार है, उनको बोलते हैं गंधीय सूचक। ऑल्फैक्टरी, जिनको अपन अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, गंधीय सूचक। इनकी गंध जो है अम्लीय क्षार में बदल जाती है। जिनका गंध से संबंध होता है, गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है, इनका गंध से संबंध होता है, गंध से रिलेटेड, इनका गंध से संबंध होता है, संबंध होता है, अर्थात अम्लीय क्षार के संपर्क में आने पर इनकी गंध बदल जाती है। तो अम्लीय क्षार के संपर्क में आने पर इनकी गंध बदल जाती है। तो मैं यहां पर लिखूं अर्थात
अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर, अम्ल व क्षार के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर इनकी गंध चेंज बदल सकती है, बदल जाती है, गंध बदल जाती है और ये कहलाते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक याद रखना बहुत इजी है, केवल 2 ही सूचक है गंधीय सूचक। और इधर अपन ने जो सारणी पढ़ी, सारणी में मैंने आपको 7 सूचक पढ़ाए थे, याद होंगे 7 के साथ। आपको सबसे पहले मैंने पढ़ा था लिटमस क्या होता है, सेकंड नंबर पे दोहराओ मेरे साथ, अगला नंबर का क्या था, लिटमस विलियन, सेकंड नंबर। अच्छा, तीसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा था लिटमस विलियन के बाद में पढ़ा था लाल पत्ता गोभी, फिर अपन ने पढ़ा था हल्दी, फिर पढ़ा था अपन ने हाइड्रेजिया, फिर पढ़ा था मैथिल ऑरेंज और फिर पढ़ा था फिनोल्फेथलीन। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बताया था मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन कैसे हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद में अब बात है गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी, इनका संबंध गंध से होता है। अम्ल या क्षार के संपर्क में जब ये आते हैं तो इनकी गंध बदल जाती है। गंधीय सूचक केवल 2 ही है, एक तो होता है प्याज, जो अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए है उसकी बात कर रहा हूं। तो सिलेबस में 2 तरह के गंधीय सूचकों के बारे में एनसीईआरटी बोलती है, एक तो है प्याज और एक है वेनिला। तो आप यहां पर कहोगे गुरुजी प्याज और वेनिला कैसे गंधीय सूचक हैं, कैसे अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो गंधीय सूचक में सबसे पहले अपन ले रहे हैं नंबर 1 प्याज। कांदा प्याज, देखो क्या है, आप क्या करना, प्याज को काट लेना, प्याज की कतरन कर लेना, ऐसे जब खाते हैं सलाद खाते हैं प्याज को काट लेते हैं ना, ऐसे काट लेना। और प्याज जो कटा हुआ है उसको एक कपड़े में बांध लेना, ये घर पे भी कर सकते हो आप, एक कपड़े में बांध लेना और बांध के थोड़ी देर रख देना। फिर बांध के रख दिया थोड़ी देर तक, उसके बाद में उस प्याज को हटा देना, उसमें से कपड़े में से निकाल लेना और फिर उस कपड़े को सूंघना। तो आप कहोगे बहुत बुरी बास आए, प्याज की बहुत बुरी बास आए कपड़े में। तो इस कपड़े में, ये कपड़ा जो लिया आपने, कपड़े में पहले आपने क्या बांध दिया, प्याज, और प्याज बांध दिया तो उसके बाद में क्या हो गई, कपड़े में किसकी गंध हो गई, बोलो, कपड़े में प्याज की गंध हो गई, प्याज की गंध हो गई कपड़े में, कपड़े के अंदर प्याज की गंध हो गई। अब आप क्या करना, वो जो गंध वाला कपड़ा है जिसमें प्याज की गंध हो गई, अर्थात जिसमें आपने प्याज को, जिस कपड़े में आपने प्याज को बांधा था, उस कपड़े के 2 चीरे कर लेना, मतलब 2 टुकड़े कर लेना उसकी, और 2 टुकड़े करके एक तो गंध वाला, प्याज की गंध वाला कपड़ा, प्याज की गंध वाला कपड़े का पहला जो टुकड़ा है, प्याज की गंध वाला कपड़ा जो है, कपड़ा, उसमें आप अम्ल डालना, HCl डाल दिया, जैसे अम्ल कौन सा डाल दिया अपन ने, HCl। और एक जो दूसरा टुकड़ा है भाई, एक कपड़े के अपन ने कितने टुकड़े करे, प्याज की गंध वाला जो कपड़ा था उसके कितने टुकड़े करे अपन ने, 2। तो इस कपड़े के अपन ने 2 लीरे कर दिए, ऐसे फाड़ दिए, तो 2 लीरे हो गए, और 2 लीरे होकर प्याज की गंध वाले कपड़े का 1 लीरा जो है उस पर तो HCl डालना, अर्थात अम्ल डालना। अम्ल डालने पर इसकी जो गंध है वो यथावत रहती है, गंध चेंज नहीं होती, गंध यथावत रहती है, गंध यथावत रहती है। मतलब यदि आप अम्ल डाल भी दोगे ना, गंध वाला प्याज का कपड़ा है उस पर अम्ल भी डाल दोगे ना, और उसके बाद में उसको सूंघोगे तो भी आपको उसमें प्याज की गंध, सुगंध, प्याज की जो गंध है वो महसूस होगी। सुगंध तो क्या बोलो, गंध बोलो, प्याज की, तो प्याज की गंध महसूस होगी, अर्थात गंध जो है, ये अम्ल जो है उससे उसकी पूरी गंध गायब है, उसकी गंध गायब नहीं होती, गंध यथावत रहती है। लेकिन दूसरा जो लीरा था प्याज के कपड़े का, प्याज की गंध वाला जो कपड़े का जो दूसरा टुकड़ा था, उस पर आपने एक क्षार डाल दिया, माना क्षार क्या डाल दिया, NaOH। और ये जो क्षार के संपर्क में जैसे ही प्याज की गंध वाला कपड़ा संपर्क में आएगा तो उसकी गंध गायब हो जाएगी। अब आप उसको सूंघोगे ना, प्याज की गंध वाला कपड़े पर क्षार डाल दिया और उसके थोड़ी देर बाद में जब उस कपड़े को वापस सूंघोगे तो उसमें प्याज की गंध गायब हो जाती है। और पक्का मानना है यदि गंध गायब हो गई तो जो चीज आपने डाली है वो क्या है, क्षार, और यदि उसकी गंध गायब नहीं होती तो वो चीज क्या है, अम्ल। तो गंध गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्याज जो है ये अम्ल के प्रभाव में अपनी गंध को मेंटेन रखता है, लेकिन प्याज जो है ये क्षार के प्रभाव में अपनी गंध को गायब कर देता है। तो इससे अपन पहचान लेते हैं कि कौन तो है अम्ल और कौन है क्षार। आपको 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर दे दिया, पता नहीं किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, 2 में सॉल्यूशन दे दिया, एक में अम्ल है एक में क्षार है। तो आप क्या करोगे, पहचान कैसे करोगे, प्याज लिया कपड़े में बांधा
थोड़ी देर बाद में बंधा रहने देना। उसके बाद में उस कपड़े को आपने प्याज को हटा दिया, कपड़े में प्याज की गंध हो गई, उसके 2 चीरे कर दिए। 2 चीरे करके उन कपड़ों को किसमें डाल दिया अपन ने, टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों कपड़ों को डाल दिए, गंद वाले कपड़े हैं दोनों। और डालने के बाद में जब निकालोगे और उनको सूंघोगे तो जिसमें गंध प्याज की अभी भी है तो पक्का मानना जिस टेस्ट ट्यूब में उस कपड़े को डाला है उसमें अम्ल है। लेकिन जिसको सूंघने पर प्याज की गंध गायब हो गई तो पक्का मानना उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस परख नली के अंदर बताओ क्या है, गंध गायब हो गई तो क्या है उसमें, क्षार है। तो जिसमें गंध मेंटेन रहती है पक्का है कि उसमें अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल जो है ये प्याज की गंध को गायब नहीं कर पाया। लेकिन जिसने गंध को गायब कर दी बताइए वो क्या है, क्षार है। तो इस ऐसे स्थिति में ये जो प्याज है ये गंधीय सूचक कहलाता है। गंधीय सूचक में एक और है, और एक और है उतार लीजिएगा नंबर 2। दूसरा जो है ये है वेनिला। नंबर 2 वेनिला। अब गाओगे वेनिला, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला फ्लेवर, वेनिला। आपने कभी नाम सुना होगा वेनिला फ्लेवर, तरह तरह के फ्लेवर आते हैं। वेनिला फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, वेनिला फ्लेवर। तो वेनिला जो होती है इसमें कैसी होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब एक सुखद गंध आती है, अच्छी लगती है, भाती है, सुगंध आती है, स्प्रे की तरह अच्छी सुगंध आती है। तो इसमें सुखद गंध आती है, सुगंध बोल दो, सुखद गंध ही सुगंध है, सुखद गंध, तेरा नाम सुगंध। अब प्याज में तो क्या है, खाते जब तो ठीक है, लेकिन वैसे सूंघे ना तो क्या है उसमें गंध आती है। और वेनिला में क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, और प्लीजेंट स्मेल का मतलब खुशबू आती है। इसको आप यूं कह दीजिए सुखद गंध अर्थात खुशबू आती है उसमें। अच्छा, अब क्या करोगे, ये जो वेनिला है, वेनिला का एसेंस को यदि अपन, वेनिला का एसेंस, या प्याज हटा रहा हूं मैं, प्याज की जगह लेके आ रहा हूं वेनिला, वही सेम है दोनों। वेनिला का एसेंस आता है, एसेंस सत होता है वेनिला का। तो वेनिला के एसेंस को, वेनिला मैं हिंदी में लिख दूं, चलो वेनिला के एसेंस को, और इधर भी मैं लिख देता हूं वेनिला का एसेंस, एसेंस। वेनिला के एसेंस को यदि अपन अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो ये भी प्याज की तरह इसमें इसकी एसेंस की जो सुगंध है वो यथावत रहती है। लेकिन वेनिला एसेंस को जब अपन क्षार के संपर्क में लाते हैं तो इसकी सुगंध ही बोलेंगे, इसको गंध नहीं बोलेंगे, तो इसकी सुगंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्याज की तरह, अर्थात जिस प्रकार से प्याज में हुआ वैसे वैसे वेनिला के अंदर हुआ। वेनिला का एसेंस को अम्ल के संपर्क में लाओगे तो वेनिला एसेंस की सुगंध यथावत रहती है, अर्थात सुगंध खत्म नहीं होती है। लेकिन वेनिला एसेंस में यदि अपन क्षार को डालते हैं तो ऐसी स्थिति में वेनिला एसेंस की सुगंध गायब हो जाती है। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसी बात हुई जैसे इसमें हुई, बोलो बच्चों, प्याज के साथ हुई। तो ये यहां पर अपन ने सूचक पढ़े, और सूचक में आपने ये देखा कि किस प्रकार से यहां पर मरे खांसी रहा है जोर किया है। तो यहां पर सूचक में अपन ने देखे कि सूचक जो है ये प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, और ये 2 अलग से आते हैं जो दिए हुए हैं, और वो आपके कहलाते हैं गंधीय सूचक। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और ये जो क्वेश्चन है जरा समझिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से वहां पर क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, जरा आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो जिससे आपको ध्यान भी रहे। हमारे पास 3 परक्रियाएं एबीसी में फिनोल्फथालीन विलयन है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास 3 परख नलियां ए, बी व सी में, कॉमा है ए बी सी में फिनोल्फथालीन है। 3 परख नलियों में क्या है, फिनोल्फथालीन, ए में भी, बी में भी और सी में भी। ए में भी, बी में भी, सी में भी, सभी में क्या है, फिनोल्फथालीन है। अच्छा, आगे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ये परख नली ए में HCl, बी में NaOH और सी में आंसू जल डालते हैं। परख नली ए में तो डालते हैं अपन HCl, बी में डालते हैं क्या, NaOH, एवं सी में आसूत जल डाला जाता है। आसूत, डिस्टिल वाटर, आसूत जल ही विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा समस्त जलों में करंट आता है, ध्यान रखना। आसूत जल डाला जाता है तो
हमारे पास तीन प्रक्रिया A, B व Cl, A में HCl, B में NaOH और C में आसुत जल डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में परक्नलियों के रंगों में क्या परिवर्तन होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? अच्छा, फिनोल पैथेलिन शुरू में तो कैसा होता है? फिनोल पैथेलिन का रंग कैसे होता है? रंगीन होता है। अच्छा, अब बताओ क्या होगा? उत्तर बोलो, इसका आंसर बोलिएगा। उत्तर क्या होगा इसका? तो उत्तर बताइएगा। ए में तो आपने डाला HCl, बी परक्नली में आपने क्या डाला? NaOH, डाइल्यूट HCl ही डाला, और सी परक्नली में आपने आसुत जल डाल दिया। बताओ, अब बताओ यहां पर ए बी सी तीनों में क्या भरा हुआ है? बोलो, ए बी सी तीनों परक्नलियों में क्या है? बोलो, फिनोल पैथेलिन। फिनोल पैथेलिन अम्ल के संपर्क में आने पर, इसका अपन ने टेबल में पढ़ा था, फिनोल पैथेलिन याद करो, टेबल में बताया था। फिनोल पैथेलिन अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग चेंज नहीं होता, वही रहता है जो रहता है। और फिनोल पैथेलिन का रंग कैसा होता है? रंगीन। आपको मैंने टेबल में बताया था, फिनोल पैथेलिन जो है अम्ल के संपर्क में आने पर अपने रंग में कोई चेंज नहीं करता, क्षार के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर यही है कि फिनोल पैथेलिन, तीनों प्रक्रिया फिनोल पैथेलिन है, जब अम्ल के संपर्क में आए तो इसका रंग रंगीन ही रहेगा, लेकिन क्षार के संपर्क में जब फिनोल पैथेलिन आएगा तो रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी। और आसुत जल भी उदासीन है, कोई चेंज नहीं करेगा एक तरह से। तो यहाँ पर आसुत जल जो है ये भी न अम्ल है न क्षार, ये है उभयधर्मी होता है जल वैसे, तो आसुत जल जो है ये भी कोई चेंज नहीं करेगा, तो इसका रंग भी कैसा होगा? रंगीन ही रहेगा। तो आंसर आएगा ए बी व सी परक्नलियों के रंगों में क्या क्या परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? तो अपन उत्तर में यहां पर आएगा ए परक्नली का रंग रंगीन ही रहेगा, बी परक्नली में रंग गुलाबी हो जाएगा, और सी परक्नली में रंगीन ही रहेगा। तो आंसर आएगा क्या होगा? ए में रंगीन, बी में गुलाबी और सी में क्या होगा? रंगीन होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं। कोई छात्र, अगला क्वेश्चन एक बार इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट उतार लो जल्दी से, मैं इसीलिए थोड़ा साइड बैठता हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई छात्र NaOH, क्वेश्चन है ये, कोई छात्र NaOH तनु विलयन की एक बूंद पहले, कोई छात्र NaOH तनु विलयन डाइल्यूट है, तनु विलयन की कुछ बूंदें, सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें पहले नीले लिटमस पर फिर लाल लिटमस पत्र पर डालता है, फिर लाल लिटमस पत्र पर डालता है तो क्या होगा? लाल लिटमस पत्र पर डालता है तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन, फिर लाल लिटमस पेपर या पेपर पर डालता है तो क्या होगा? डालता है तो क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दोनों नीले हो जाएंगे, दोनों लाल हो जाएंगे, है? नीला लाल हो जाएगा, लाल नीला हो जाएगा, नीला नीला ही रहेगा, लाल लाल रहेगा, ऐसे। तो अब बताओ क्या होगा उत्तर? NaOH पहले किस पे डाला? नीले लिटमस पेपर पर। तो नीले लिटमस पेपर पे डाला पहले, तो कोई छात्र NaOH का तनु विलयन का, और है NaOH का तनु विलयन की कुछ बूंदे पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है तो क्या होगा? तो देखो यहां पर पहले किस पे डाल रहा है? नीले लिटमस पेपर पे। तो नीला लिटमस पेपर पे डालता है पहले, तो क्या डालता है? NaOH की बूंदे। तो क्या होगा रिजल्ट यहां लिखना है। और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, अगली बात है, उस पर डालता है NaOH की कुछ बूंदे, तो फिर यहां पर क्या होगा? तो बताओ, NaOH क्या है? क्षार। और क्षार जो होता है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला। तो क्षार जैसे ही डाला, NaOH क्षार ही तो है, तो जैसे ही क्षार डाला लाल पे, तो क्षार लाल को तो क्या कर देगा? नीला। लेकिन क्षार नीले पर कोई भी क्रिया नहीं करेगा और उसका रंग कैसा रहेगा? नीला ही रहेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? कि दोनों के रंग नीले हो जाएंगे। कैसे? नीला तो नीला ही रहेगा, क्योंकि नीले से क्षार कोई क्रिया नहीं करता, नीला रहेगा, लेकिन लाल लिटमस पेपर पर जब क्षार क्रिया करेगा तो नीला, तो ऑप्शन में नीला नीला ही आएगा। तो ये यहां पर क्वेश्चन है ये कि कोई छात्र NaOH का तनु विलयन कुछ बूंदे
पहले नीले लिटमस पेपर में डालता है, फिर लाल लिटमस पेपर में डालता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो नीले लिटमस पेपर पर डालने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो उसका रंग नीला ही रहेगा। लेकिन लाल लिटमस पेपर पर जब अपन डालेंगे, तो लाल लिटमस पेपर पर डालने पर उसका जो रंग है वो आपका चेंज हो जाएगा। अपन जानते हैं क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अच्छा, इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने से आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आता है कि वास्तविकता में पढ़ाई के प्रति आप कितने एक्टिव हो, आप सुस्त तो नहीं हो। एक आपको कुछ सेकंड लगते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने के अंदर, बट बहुत सारे बच्चे आदत होती है ये जिंदगी के अंदर, वो अपनी आदत को इतनी लेजी रखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते, बस खाते पीते हल्का फुल्का पढ़ लिया, कुछ नहीं है, एक्टिव है ही नहीं। जबकि हमेशा जोश और जुनून चाहिए पढ़ाई के अंदर, और ये जोश और जुनून यदि आपके अंदर नहीं है तो हो सकता है कि अपन उस अपेक्षित सफलता को प्राप्त करने में बहुत देरी कर जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। आपके पास दो प्रणालियां ए और बी है, ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। आपके पास बच्चों, तुम्हारे पास, आपके पास दो परख-नलियां, परख जिससे करते हैं तुम्हारा नाम परख-नलियां टेस्ट 2, परख-नलियां ए व बी है। अच्छा, ए में हल्दी का पेस्ट है, हल्दी है उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया पानी डाल के, ए में हल्दी का पेस्ट है, ए में क्या है, हल्दी का पेस्ट है। तो ए परख-नली में तो हल्दी का पेस्ट है, और बी परख-नली में एवं बी परख-नली में एवं बी परख-नली में एवं बी परख-नली में फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन एवं बी परख-नली में फिनोल्फथैलिन का जलीय विलयन है, फिनोल्फथैलिन का जलीय विलयन है, फिनोल्फथैलिन का जलीय विलयन है। जब इन दोनों परख-नलियों में जब इन दोनों परख-नलियों में तनु HCl की कुछ बूंदें डाली जाती है, कुछ बूंदें डाली जाती है, तो क्या होगा, तो क्या, ऐसे तो खूब चूता चाहता है, ऐसे नहीं, तो क्या होगा। अच्छा, यहां पर मैं चार ऑप्शन बोल देता हूं, ABCD बोलना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको कमेंट के अंदर इजी रहेगा टाइप करने में, हिंदी की टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ए, तो हमारे पास दो प्रणालियां ए और बी है। ए में तो क्या है, हल्दी का पेस्ट है, और बी में फिनोल्फथैलिन का जलीय विलयन है। जब इन दोनों प्रणालियों में ए और बी, जिसमें ए में हल्दी का पेस्ट है और बी में फिनोल्फथैलिन का विलयन, जलीय विलयन है, मतलब फिनोल्फथैलिन, ये सीधे शब्दों में हो कहिए, जब इन दोनों प्रणालियों में तनु HCl कुछ बूंदे डालते हैं तो क्या होगा। अब आपको यहां पर मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं। ए में पीला रहेगा तो क्या होगा, ए परख-नली में ए का रंग, ए परख-नली का रंग, यो बोलो, ए परख-नली का रंग पीला, कॉमा बी का गुलाबी। दूसरा ऑप्शन यहां पर ए परख-नली का रंग पीला और बी का भी पीला, बी का भी पीला। तीसरा ऑप्शन दोनों का पीला, दोनों परख-नलियों में पीला, दोनों परख-नलियों का रंग पीला जो उसमें भरा हुआ है उसका, और दोनों परख-नलियों का गुलाबी, दोनों परख-नलियों का रंग देखने पर कैसा, गुलाबी। तो यहां पर मैं चार ऑप्शन बोला। पहला ऑप्शन बोला ए परख-नली का रंग पीला, बी का गुलाबी, ठीक है। दूसरा ए परख-नली का रंग पीला, बी का रंगहीन कर लो, बी का रंगहीन, बी का रंगहीन, ए परख-नली का रंग पीला और बी का रंगहीन। अच्छा, तीसरा दोनों परख-नलियों का रंग पीला, और चौथा दोनों परख-नलियों का रंग गुलाबी। इसको भी यहां पर पीले की जगह रंगहीन कर लो तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को करने में जोर सा भी आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शनों को इस प्रकार से बना दिया। तो यहां पर ए परख-नली का रंग पीला, बी का जो है वो गुलाबी। दूसरा ऑप्शन ए परख-नली का रंग पीला,
बी का रंगीन, तीसरा दोनों परखलियों का रंग रंगीन, और चौथा दोनों परखलियों का रंग गुलाबी होगा। तो हमारे पास दो परखलियां ए और बी है। ए में हल्दी का पेस्ट है और बी जो है उसमें फिनोल पतंग का जलीय विलयन है। जब इन परखलियों में हमने डाइल्यूट तनु HCl की कुछ बूंदे डाली है तो क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इनमें से जो भी राइट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका नाम है सूचक। आप अम्ल क्षार लवण के वीडियो आपने देखे, लेकिन अम्ल क्षार लवण के वीडियो के बाद में बहुत बड़ा धर्म है कि आप सूचक को भी समझें, क्योंकि सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। और अम्ल और क्षार की किस प्रकार से पहचान करते हैं? सूचकों में रंग वाले सूचक भी होते हैं, और रंग वाले सूचक अपने पढ़े प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, और सूचकों में गंधीय सूचक भी होते हैं जो 2 तरह के पढ़े, एक तो पढ़ा प्याज और एक पढ़ा वेनिला। और उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस यहां पर करे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इसके बाद में अपन अभी अम्ल के अंदर पीएच स्केल भी बच रहा है। इतना पढ़ने पर ये अम्ल क्षार लवण का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अभी अम्ल क्षार लवण में एक टॉपिक पीएच स्केल भी बचा हुआ है। इतने सारे आप वीडियो जब अम्ल क्षार लवण के देखोगे तब आपका अम्ल क्षार लवण बिल्कुल परफेक्ट है और आपके क्वेश्चन को वहां पर बिल्कुल सही होने की संभावनाएं आपकी पूरी हो जाती है। आपका क्वेश्चन वहां पर गलत किसी मायने में नहीं होगा। आगे आपसे फिर किसी एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।